बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और मुझे बताइए, आपको फिजियोलॉजी के लेक्चर समझ में आ रहे हैं? तो मैं आपके लिए अब आज 4th लेक्चर है फिजियोलॉजी का, तो इसको हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले आपका जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं वो हमारे पहले जो यूनिट है फिजियोलॉजी की टेक्स्ट बुक में, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं, जैसे कि हमेशा आपसे कहती हूँ कि लास्ट में मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ के और अच्छी तरह जवाब लिख के अपने फोल्डर्स में छोटा छोटा लिख के डाल लीजिएगा। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसान। तो हम चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। ये आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स। The cytoplasm is filled with both minute and large particles dispersed in the cytosol. These are known as organelles. The clear fluid portion of the cytoplasm is called cytosol. This contains dissolved proteins, electrolytes and glucose. अब जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, क्लियर फ्लूइड है, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल में बहुत सारे डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं, उसमें प्रोटीन है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और उसके अलावा 5 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं और उनको कहते हैं ऑर्गेनल्स, और हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक काम है। तो हम देख लेते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि साइटोसोल में डिस्पर्स जो पार्टिकल हैं जो फ्रीली पड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स हैं, दूसरे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, तीसरे राइबोसोम्स हैं, चौथे सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, और उनके अलावा 5 स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स जो हैं उसमें पहले का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज गोल्जी अपैरेटस, थर्ड इज लाइजोसोम, फोर्थ इज परऑक्सिसोम एंड फिफ्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के लेक्चर में हम 4 शुरू के जो हैं वो ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी जो एनर्जी है उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। अब ये आप स्लाइड में देखें, सेल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और उसका सेक्शन लिया हुआ है ट्रांसवर्स। उसमें देखें आप नीचे पिंक कलर की सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, फिर येलो कलर का साइटोसोल है। साइटोसोल के किनारे पे एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ब्लू कलर का, उसमें जो डार्क ब्लू है सर्कल वो न्यूक्लियोलस है। अच्छा, आप पहला देखें जो ऑर्गेनल है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस से कंटिन्यू हुआ है, ग्रीन कलर का इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर उसके बाद जो पर्पल स्ट्रक्चर है वो गोल्जी अपैरेटस है। बाकी जो है लाइजोसोम्स और सिक्रीटरी वेसिकल्स और ये सब यहाँ पे डिस्पर्स हैं। तो हम बारी बारी देख लेते हैं कि हर ऑर्गेनल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या लोकेशन है और क्या उसके फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें क्या होता है। इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म. It is a 2-layered structure with a space in between which is filled with endoplasmic matrix. The space of endoplasmic reticulum is connected with the space between the 2 membrane surfaces of the nuclear membrane. अब क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं और वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं जो आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, और साइटोप्लाज्म में है उसके 2 लेयर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक इनर एक आउटर, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक मैट्रिक्स उसके अंदर फिल है, और इसकी जो लेयर हैं वो कनेक्ट हुई हुई हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बिल्कुल सेल वॉल की तरह लिपिड बाइलेयर होती है। तो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल के एक साइड में कहीं पे होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कंटिन्यूअस है ये। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं उसके थ्रू ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा और जो भी इसका काम है वो करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। टाइप्स कितनी होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, दूसरे को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं।
अब ये देखें सेल का स्ट्रक्चर लाइट ब्राउन कलर का, बीच उसको कट किया हुआ है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है ये सेल की, और उसमें बीच में डार्क ब्राउन कलर का न्यूक्लियोलस है, उसके साथ पिंक कलर की कितनी एक्सटेंसिव एक साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 2 टाइप की होती है। नीचे आप देखें कि एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स अटैच हैं या अटैच हैं, उनको कहते हैं हम राइबोसोम्स अटैच हुए हैं। उन राइबोसोम्स की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें ग्रैन्युलर दिखती है, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ कंटिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, नहीं है वहाँ पे, तो वो हमें स्मूथ दिखती है, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम मुख्तलिफ हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या है। ये भी एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई हुई है जिसमें छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिखाए हुए हैं जो राइबोसोम्स हैं, और आगे जो है वो ए ग्रैन्युलर यानी कि ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं या राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी 2 लेयर्स हैं, उसके बीच में जो है मैट्रिक्स है। Smooth endoplasmic reticulum is a meshwork of tiny interconnected tubules, whereas the rough endoplasmic reticulum projects outward from the smooth endoplasmic reticulum as sacs of relatively flattened sacs. Both endoplasmic reticulum are interconnected. यानी कि दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ये नहीं कि वो अलग है, ठीक है। अब ये एक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया हुआ है आपको, तो ये तो पहला वाला जो है बी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ग्रैन्युलर नजर आ रहा है, राइबोसोम स्टडीड है। दूसरे में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर स्मूथ है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर लेते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज स्टडीड विद स्मॉल डार्क स्टेनिंग पार्टिकल्स। ग्रैन्युलर अपीयरेंस दे रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, लाइट माइक्रोस्कोप में ही आपको नजर आ जाएगा। तो पार्टिकल्स आर राइबोसोम्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, यानी कि राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अभी हमने देखा था कि साइटोसोल में फ्री राइबोसोम्स भी पड़े हुए हैं, ये फ्री राइबोसोम्स के अलावा हैं जो उसकी वॉल में लगे हुए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। Not all the ribosomes are attached to the rough endoplasmic reticulum. Unattached or free ribosomes are dispersed throughout the cytosol. फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम खुद समझ सकते हैं कि राइबोसोम्स, हमें पता है कि राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, तो जाहिर बात है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि वो लगे हुए हैं तो उसका काम भी वही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एसोसिएशन विद इट्स राइबोसोम सिंथेसाइजेस एंड रिलीज अ वैरायटी ऑफ न्यू प्रोटीन्स इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन filled fluid filled space enclosed by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। अब हमने देखा था कि 2 लेयर्स हैं उसकी, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स। उसी के अंदर ये प्रोटीन जब बनता है तो चला जाता है। दीज प्रोटीन सर्व वन ऑफ द 2 पर्पसेस। अब क्या फंक्शन है इसका? नंबर 1, सम प्रोटीन्स आर एक्सपोर्टेड टू द सेल्स एक्सटीरियर एज सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन्स और हार्मोन्स, वो बाहर निकल आती हैं सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स के तौर पे। दूसरे जो है अदर प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइट्स विद इन द सेल फॉर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेलुलर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता है कि मेम्ब्रेन जो सेल की है उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं ना, इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, तो वो बना देंगी आइदर न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनल्स और प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनल्स। अब ये भी आप नोट कर लें कि जो सेल मेम्ब्रेन है जिस तरह लिपिड बाइलेयर, उसी तरह ऑर्गेनल्स की भी लिपिड बाइलेयर है, उसी तरह जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम है, देखिए पिंक कलर का बताया हुआ है, पहले जो है आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, अगर गौर से देखें तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंटरकनेक्टेड वेजिकुलर स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो है राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन जो है मैट्रिक्स में जा रहा है, मैट्रिक्स के थ्रू पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहा है। अब देखें स्मूथ में आके क्या होता है उसको, ये मैं डायग्राम आपको दोबारा से दिखाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, वो हम पूरा एक चैप्टर मतलब डिस्कस कर चुके हैं आपसे। द मेम्ब्रेनस वॉल ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कंटेन्स द एंजाइम एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ नियरली ऑल द लिपिड नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू मेम्ब्रेन्स।
Within the endoplasmic reticulum lumen, the newly synthesized protein is folded into its final conformation and may also be modified in other ways, such as being pruned or having sugar molecules attached to it. After this processing, a new protein can pass out through the endoplasmic reticulum and therefore becomes permanently separated from the cytosol. अब हम डायग्राम एक दफ़ा फिर से दिखाती हूँ मैं आपको. देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसाइज की. अब आप देखें नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है. फिर वो जो है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया. नंबर 2 देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके उसकी फाइनल प्रोसेसिंग होती है उस प्रोटीन की, और फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल है वहीं से वो बलून आउट होता है वो पार्ट प्रोटीन के साथ, और फिर वॉल का वो जो बलून पोर्शन है वो डिटैच हो जाता है और वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बडिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल. नंबर 2 से आपको दिखाया हुआ है. और वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल फिर सेकेंड ऑर्गेनल में दाखिल होती है जो गोल्जी अपैरेटस है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे. तो 3 आप देख लें गोल्जी अपैरेटस में आ रहा है, 4 वहाँ पे कोई फंक्शन होगा गोल्जी अपैरेटस का, फिर वो वहाँ से होके और फिर फाइनली साइटोसोल में आ जाएगा. ठीक है, सिक्रीटरी वेजिकल वहाँ से बड ऑफ हो जाएंगी, और फिर जब भी उसका कोई स्टिमुलस आएगा कि उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सिक्रीट होना है, तो वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा. तो अब देखते हैं उसको. In contrast to rough endoplasmic reticulum ribosomes, the free ribosome synthesize proteins that are used intracellularly within the cytosol. Therefore, newly produced molecules that are destined for export out of the cell or the synthesis of the new cell components. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम में हम देख चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया, वहाँ पे फर्दर उसकी प्रोसेसिंग हुई, या वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अटैच होना है या जो कुछ भी होना है वो होके फिर साइटोसोल में आया और फिर नेक्स्ट ऑर्गेनल में आ जाता है जिसको गोल्जी अपैरेटस कहते हैं. तो इट सर्व्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज अ सेंट्रल पैकेजिंग एंड डिस्चार्ज साइट फॉर मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Newly synthesized proteins and lipids pass from the rough endoplasmic reticulum to gather in the smooth endoplasmic reticulum, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है. The portion in the smooth endoplasmic reticulum then bud off, यानी कि बलून सा बनता है फिर बड ऑफ हो जाता है, that is balloon outward on the surface that are pinched off, forming transport vesicles that contain the new molecules and close in the spherical capsule of the membrane derived from the smooth endoplasmic reticulum. तो उसी की वॉल से तो बना है ना वो. अ वेजिकल इज अ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड इंट्रासेलुलर कार्गो कंटेनर. ट्रांसपोर्ट वेजिकल मूव टू द गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट इन द सेल्स दैट स्पेशलाइज इन लिपिड मेटाबॉलिज्म. तो इसका काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है, उसका काम है लिपिड सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच हैं उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस. मेम्ब्रेनस वॉल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स एंजाइम फॉर लिपिड सिंथेसिस. जाहिर है उसका काम है लिपिड सिंथेसिस, तो वहाँ पे वो एंजाइम्स हैं जो लिपिड बनाते हैं. इन लिवर सेल्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ स्पेशल कैपेबिलिटी. इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर detoxifying harmful substances produced within the body by metabolism or substances that enter the body from the outside in the form of drugs or the foreign compounds. जब हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि लिवर का क्या फंक्शन है. डिटॉक्सिफाई करता है, एक्सक्रीट कराता है, हार्मलेस सब्सटेंस बना देता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को. किसके थ्रू? यही उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ज़रिए. ठीक है, तो वहाँ पे लिवर में बहुत एक्सटेंसिव होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हर सेल के फंक्शन के हिसाब से ऑर्गेनल्स का नंबर डिफरेंट होता है. जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ज़्यादा वो अबंडेंट होते हैं ऑर्गेनल सेल्स में. अब ये देखिए, इसमें भी वही चीज़ दिखाई हुई है, ट्रांसपोर्टेड वेजिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, और फिर वो एंटर हो रहे हैं दूसरे ऑर्गेनल्स में जो गोल्जी अपैरेटस है, ऑरेंज कलर का जो दिखाया हुआ है. अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. These detoxification enzymes alter toxic substances so that latter can be
eliminated readily in the urine. Muscle cells have an elaborate modified smooth endoplasmic reticulum which is known as sarcoplasmic reticulum which stores calcium that plays an important role in the process of contraction. जब हम muscle contraction का chapter पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो skeletal muscle में smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका स्पेशल नाम है, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो उसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है और वो कैल्शियम जब रिलीज होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे. अब सेकेंड ऑर्गेनल पे आ जाते हैं, वो है गोल्जी अपैरेटस. दिस गोल्जी अपैरेटस इज क्लोजली रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिस साइड पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहीं पे गोल्जी अपैरेटस उस साइड पे होगा. It is composed of 4 or more stacked layers of thin, flat and closed vesicles lying near or one side of the nucleus. This apparatus is prominent in secretory cells, where it is located on the side of the cell from which the secretory substances are extruded. अब जिन cells में भी सिक्रीटरी जिन सेल्स का फंक्शन सिक्रीशन होता है, कोई सिक्रीटरी हार्मोन बना रहे हैं या कुछ केमिकल बना रहे हैं, उनमें ये बहुत वेल डेवलप्ड होता है गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ये है कि 4 और मोर स्टैक्ड लेयर्स ऑफ थिन फ्लैट एंड क्लोज वेसिकल्स होती हैं और उसके अंदर जो है 2 लेयर्स होता है ये भी, और उसके अंदर मैट्रिक्स होता है और ये एक साइड में न्यूक्लियस के पड़ा हुआ होता है. अब ये एक सेल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, देखें येलो कलर का जो है वो साइटोसोल है, उसके बीच में ब्लू कलर का न्यूक्लियस, डार्क ब्लू कलर का न्यूक्लियोलस, और इसके एक साइड पे इन्होंने दिखाई हुई है ग्रीन कलर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर वॉल से कंटिन्यूस है. दूसरी साइड पे इन्होंने दिखाया पर्पल कलर का स्टैक्स हैं वेजिकुलर 4-5, और वो जो है इंटरकनेक्टेड हैं, और ये है गोल्जी अपैरेटस पर्पल कलर का जो दिखाया. फंक्शन क्या है गोल्जी अपैरेटस का आप देखिए. इट फंक्शन इन एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अकेले से कुछ नहीं कर रहा है, उसी के साथ करता है, क्योंकि पैकेज वहीं से आ रहा है, फिर फाइनल प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी अपैरेटस में जा रहा है. स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स कंटिन्यूअली पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड शॉर्टली देयरआफ्टर फ्यूज विद द गोल्जी अपैरेटस. हमने देखा था कि जो वो फाइनल प्रोसेसिंग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है प्रोटीन की, प्रोटीन जो है फिर बाहर मतलब वेसिकल से बाहर पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और साइटोसोल में आ जाते हैं, और फिर वो एंटर हो जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में. गोल्जी अपैरेटस में in this way substances entrapped in the endoplasmic reticulum vesicles are transported from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. The transported substances are then processed in the Golgi apparatus to form lysosomes, secretory vesicles and other cytoplasmic components. तो secretory vesicles भी बनती हैं और तीसरा जो organelles है lysosome वो भी वहीं पे बनता है Golgi apparatus में. अब देख लेते हैं हम तीसरा organelle lysosome. Lysosomes are vesicular organelles that form by breaking off the Golgi apparatus and then dispersing throughout the cytoplasm. अब जो भी secretion थी और वो Golgi apparatus में आई, Golgi apparatus में फिर उसकी final processing होगी और फिर उसके वॉल से वो जो फाइनल प्रोसेसिंग हुआ हुआ बलून आउट होगा. बलून जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ आएगा और पिंच्ड ऑफ हो जाएगा, वॉल से डिटैच हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा. उसके अंदर जो है ना सर्टेन एंजाइम होंगे, तो उन्हीं में एक लाइजोसोम है जो ऑर्गेनल है. देयर आर डिफरेंट इन डिफरेंट सेल टाइप बट इज यूजुअली 250 to 750 नैनोमीटर इन डायमीटर. छोटे छोटे से बिल्कुल होते हैं लाइजोसोम्स. इट इज सराउंडेड बाय टिपिकल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन. अब सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो membrane bound है और lipid bilayer ही है उनकी membrane. It is filled with large number of small granules 5 to 8 nanometer in diameter which are protein aggregates of as many as 40 different hydrolase digestive enzymes. अब उसके अंदर specific enzymes हैं जिनको हम कहते हैं hydrolase. ठीक है, hydrolases हैं वो digestive enzymes होते हैं. अब यहाँ पे देखें, अब छोटे छोटे green कलर के आपको दिखाए हुए lysosomes. ठीक है, और बाकी चीज़ें अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो सिर्फ लाइजोसोम्स पे ही नज़र रखिए. The membrane surrounding the lysosome prevent the enclosed hydrolytic enzymes from coming in contact with other substances in the cell and therefore prevents their digestive action. अब लाइजोसोम का काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन,
तो उसको अल्लाह मियाँ ने मेम्ब्रेन के अंदर इसलिए रखा है कि वो अगर मेम्ब्रेन में नहीं होता तो वो तो सेल के स्ट्रक्चर को ही हाइड्रोलाइज कर देता। तो उसको उसी वक्त निकलना है जब कोई डेब्री होगी, बैक्टीरिया होगा, वियर्ड ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स होंगे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर ये रिलीज होते हैं स्पेसिफिक टाइम पे। Some conditions of the cell break the membrane of some of the lysosome, releasing the digestive enzymes. These enzymes then split the organic substances into small, highly diffusible such as amino acids and glucose. ठीक है, तो जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उनको हाइड्रोलाइज कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में, प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड्स में, और फैट्स हैं तो उसको फैटी एसिड्स में। अब ये इस डायग्राम में सिक्रीटरी वेजिकल, जिस तरह लाइजोसोम है उसी तरह सिक्रीटरी वेजिकल भी बन के साइटोसोल में आ गया। अब अगर सिक्रीटरी वेसिकल को सेल से बाहर जाना है, ठीक है, तो उसकी होती है एक्सोसाइटोसिस। ये हम बाद में पढ़ेंगे तफसील से, लेकिन यानी कि उसके बाहर जाने को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, और बाहर से कोई चीज़ सेल के अंदर आनी है तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो वो सिक्रीटरी वेजिकल सेल मेम्ब्रेन में आके एक जगह अटैच हो जाती है, फिर वो डीग्रेनुलेट होती है और उसकी मेम्ब्रेन वहाँ से हट जाती है, वहाँ से उसका सिक्रीशन हो जाता है ग्रेन्यूल्स का, और फिर जो है वो पिंच ऑफ हो जाता है कि सारा मटेरियल। या आप ए में आपने देखा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बी में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें सिक्रीशन जो है वो सेल से बाहर जा रही है एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। अब फंक्शन क्या है लाइजोसोम्स का? ज़ाहिर है उसमें हाइड्रोलेजेस हैं। द लाइजोसोम प्रोवाइड एन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट अलाउज द सेल टू डाइजेस्ट। नंबर 1, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है? डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स। Number 2, food particles that have been ingested by the cells. Number 3, unwanted matter such as bacteria. इन सब को डाइजेस्ट करने के लिए लाइजोसोम जरूरी हैं। Lysosomes carry out this digestive function by hydrolytic enzyme which are capable of splitting an organic compound into 2 or more parts by combining the hydrogen from water molecule with one part of compound and combining the hydroxyl portion of water molecule with other part of the compound. तो इस तरह से ये हाइड्रोलाइज कर देता है। चौथा हमारा ऑर्गेनल है, उसको कहते हैं परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम्स आर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड sacs containing enzymes that are several powerful oxidative enzymes which are known as catalases. अब उसमें लाइजोसोम में जो हाइड्रोलेजेस हैं जिनका काम जो है डाइजेशन है इंट्रासेलुलर, और इसमें जो है वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं कैटालेजेस। परऑक्सी का मतलब है रेफर्स टू हाइड्रोजन परऑक्साइड। Peroxisomes are intracellular bodies that produce and decompose hydrogen peroxide. Produce भी करते हैं हाइड्रोजन peroxide और decompose भी करते हैं, ठीक है। तो oxidative enzyme use oxygen to strip hydrogen from certain organic molecules. ऑक्सीजन लेते हैं वो और ऑर्गेनिक molecules से हाइड्रोजन स्ट्रिप कर देते हैं। This oxidation helps detoxify various waste products within the cell of foreign toxic compounds that have entered the cell. तो इस तरह से वो harmful substances को harmless बना देते हैं। The major product generated is hydrogen peroxide H2O2, which is formed by molecular oxygen and hydrogen atoms stripped from the toxic molecule. Hydrogen peroxide is a powerful oxidant. It is potentially destructive if it is allowed to accumulate or escape from the confines of the peroxisome. इसीलिए अल्लाह मियाँ ने उसको membrane bound ऑर्गेनल peroxisome के अंदर रखा है, जब उसकी ज़रूरत हो तभी निकले, वरना तो वो सारा का सारा वो सेल को ही डैमेज कर देगा, ठीक है। However, peroxisome also contains an abundance of catalase, an antioxidant enzyme that decomposes potent hydrogen peroxide into harmless वाटर एंड ऑक्सीजन। अब देखें जहाँ पे भी अल्लाह में ने कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसका काम जो है किसी चीज़ को तोड़ना है, डैमेज करना है, तो एक उसका तोड़ भी रखा है। अब एंटीऑक्सीडेंट भी है उसमें, उसको हम कहते हैं कैटालेज। कैटालेज क्या करता है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना काम कर चुकी है तो उसको डिकम्पोज कर देता है और हार्मलेस वाटर और ऑक्सीजन बना देता है उसको तोड़ के, ठीक है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये, सोचें। ओह, दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। अब जो है आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल्स के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 नाम लिख दीजिए, ठीक है। और फिर
सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूछा है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनल। अभी हमने 4 ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, तो 4 ही ऑर्गेनल्स के आप अभी उसका स्ट्रक्चर बताएं कैसा है, नंबर 1, नंबर 2 उसकी लोकेशन क्या है, नंबर 3 फंक्शन क्या है ईच ऑर्गेनल का। ये आप अपने पास छोटा छोटा लिख लीजिए, तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी MCQ आएगा आपको आराम से उसमें से अपना जो फोल्डर में आपने रखा होगा उसको रिवाइज़ करेंगे आप, और कोई मसला नहीं होगा, बल्कि दिल को खुशी होगी कि इतनी आसानी से मुझे याद हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।